Hello and good morning, students. We are gonna start this chapter Atoms and Molecules of Chemistry class 9th. Okay, the first thing that we need to know is the law of chemical combination. Law of chemical combination. In law of chemical combination, the first law is the law of conservation of mass. Law of conservation of mass states that mass can इधर भी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. एक केमिकल रिएक्शन में मास को ना ही हम लोग बना सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं बच्चे. ठीक है. दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड. एक केमिकल रिएक्शन के दौरान में मासेस का जो सम होता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही साइड में चेंज नहीं आएगा, दोनों इक्वल होगा बच्चे. नाउ वी विल डू सम एक्टिविटी. वी विल टेक एन एक्टिविटी वॉक to prove this thing out. Take some sodium sulfate solution. We have to take sulfate solution. Okay. Now what we will do in a conical flask, we will take Na2SO4, that is sodium sulfate solution. This is the conical flask जिसमें हम लोगों ने Na2SO4 solution ले लिया है, sodium sulfate. ठीक. Now and some barium chloride solution in an ignition tube, and there is an ignition tube inside it. इसके अंदर में एक ignition tube है जिस ट्यूब के अंदर में, इस ट्यूब के अंदर में हम लोगों ने BaCl2 विच मीन्स बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया है. हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क बाय अ थ्रेड एंड पॉट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क. इसको हैंग करेंगे ऐसे करके और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इस फ्लास्क के सहायता से इसको बैलेंस कर देंगे. विच मीन्स ये जो कोनिकल फ्लास्क है इसे खड़ा कर देंगे ऐसे. ठीक है. नाउ अब हम लोग जब मास निकालेंगे फ्लास्क का, बैलेंस फ्लास्क का जो मास निकालते हैं तो क्या होता है. ठीक है. हम देखते हैं जो भी मास रहता है वो रहता है 300.23 ग्राम. 300.23 ग्राम. नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग टिल्ट कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, इस कोनिकल फ्लास्क को उल्टा कर देंगे. उल्टा जैसे ही करेंगे बच्चों, ठीक है, नॉब को क्लोज रखते हुए जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, BaCl2 का सॉल्यूशन और Na2SO4 का दोनों आपस में रिएक्ट करेगा. केमिकल रिएक्शन होगा Na2SO4 और BaCl2 के बीच में. अब जब Na2SO4 और BaCl2 आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट से बन जाएगा बच्चे BaSO4, बेरियम सल्फेट. ओके. नाउ और उसके बाद सोडियम बना लेगा क्लोरीन के साथ 2NaCl विच मीन्स सोडियम क्लोराइड. तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन गया और साथ ही साथ BaSO4 बन गया. यानी दो अलग अलग कंपोनेंट BaCl2 और Na2SO4 से BaSO4 और NaCl बन गया. विच मीन्स ये हो गया हम लोग का केमिकल रिएक्शन. तो हम लोग को अब जब मास निकालेंगे इस फ्लास्क का नए सिरे से, हम लोग देखेंगे कि सम ऑफ द मासेज जो है वो पहले जितना था अब भी उतना ही है. पहले था 300.23 ग्राम, अब भी है 300.23 ग्राम. So it will be the sum of the masses of the reactants and products remain unchanged. जो मासेज का सम होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो क्या हो जाएगा, अनचेंज हो जाएगा. जो मासेज का सम होता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा. इससे क्या प्रूव होता है बच्चे, हम लोग का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास रिएक्शन में चेंज नहीं होता है. केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम लोग मास को चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक. नाउ सेकेंड लॉ जो हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन का वो होता है बच्चे constant proportions. What does it state? It states that in a chemical compound the elements are always present in a definite proportion by mass. किसी भी केमिकल कंपाउंड में एलिमेंट्स हमेशा प्रेजेंट रहता है डेफिनेट प्रोपोर्शन में, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, बाय मास यानी मास के रेशियो में. सो नाउ वाटर, अगर हम लोग एग्जांपल लें तो वाटर हमेशा क्या करता है, दो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है. किससे मिलकर के, H2O किससे मिलकर के बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. अब इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करें तो क्या होगा, ये देखिए. अगर हम लोग H2O को दो अलग अलग रेशियोज़ में विच मीन्स 2:16 जो कि क्या है 1:8 ही है, या फिर 1:8 के रेशियो में अगर हम लोग कंबाइन करें तो क्या होगा, 9 ग्राम ऑफ वाटर को अगर हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हम लोग को मिलेगा और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. सिंपल सा बात है. हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8. क्लियर. एटॉमिक नंबर होता है 8 विच मीन्स एटॉमिक मास है इसका 16. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, एटॉमिक मास भी है कितना 1. दो हाइड्रोजन लिए हैं तो दोनों का मिला करके एटॉमिक मास कितना होगा 2. तो इसको किस रेशियो में मिलाए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:16.
2 को कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी 1:8 के रेशियो में। हमेशा जो पानी बनाने के लिए हमेशा हाइड्रोजन और वाटर को हम लोग को 1:8 के रेशियो में मिलाना होगा, ठीक है। ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। अमोनिया है बच्चे, अमोनिया यहाँ पर है, तो यहाँ पर कैसे हम लोग देखेंगे, देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनता है अमोनिया। एक नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास कितना है बच्चे 14। हाइड्रोजन है बच्चे, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 3 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो एटॉमिक मास भी होता है हाइड्रोजन का 1 ही, और 3 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 3। विच मीन्स हमेशा अमोनिया जब बनाना है तो हम लोग को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 14:3 के रेशियो में मिलाना होगा। यही कहता है बच्चे हम लोग का लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इट स्टेट्स दैट किसी भी केमिकल कंपाउंड में द एलिमेंट्स ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। विच मीन्स मास का जो रेशियो होगा उसके प्रोपोर्शंस आपस में हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, नो मैटर व्हाट। वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आपको हमेशा 1:8 के रेशियो में ही मिलाना होगा। अगर रेशियो आपने चेंज किया तो फिर वाटर नहीं बनेगा। अगर आपको अमोनिया बनाना है तो हमेशा नाइट्रोजन हाइड्रोजन को 14:3 में ही मिलाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया आपने तो फिर अमोनिया नहीं बन पाएगा। दिस इज सिंपल थिंग, दिस लॉ इज कॉल्ड एज law of constant proportion. Now we'll discuss about Dalton's atomic theory. Dalton, before the discovery of subatomic particles like electron, proton, neutron, उससे पहले डाल्टन ने 1803 में, in the year 1803, he proposed his atomic theory. उन्होंने atomic theory अपना दिया, जिसमें बताया डाल्टन ने कि matter is made up of tiny particles called atoms. मैटर बना है किन चीज़ से, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको हम लोग बोलते हैं एटम्स। और इनके हिसाब से एटम्स क्या था, इंडिविजुअल, यानी उसको तोड़ा नहीं जा सकता, जो कि ये बाद में गलत हो गए। बाद में जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवरी हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, तो पता चल गया कि एटम को तोड़ा जा सकता है, ठीक है। लेकिन डाल्टन का मानना था 1803 में कि एटम्स इंडिविजुअल होते हैं और कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान हम लोग कभी भी तोड़ नहीं सकते एक एटम को। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टीज़। एक एलिमेंट का जितना भी एटम्स होगा उसके मास और प्रॉपर्टीज़ सारे के क्या होंगे, आपस में मिलते जुलते होंगे, सिमिलर होंगे। एटम अलग अलग एलिमेंट के जो होंगे उनके मासेज और प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगे। सेम एलिमेंट के एटम्स के मास और प्रॉपर्टीज सेम सेम होंगे, और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के मासेज एंड प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगे, ठीक है। एटम्स एक स्मॉल होल नंबर रेशियोज़ में कंबाइन करते हैं फॉर्म करने के लिए। अभी हम लोगों ने देखा किस तरह से वाटर कंपाउंड H2O फॉर्म करने के लिए ने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम ने क्या किया, 1:8 के रेशियो में, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8, 1:8 के रेशियो में कंबाइन किया। तो यही डाल्टन का कहना था, एटम स्मॉल होल नंबर रेशियो में क्या होता है, कंबाइन होता है, ठीक है। क्या बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट, ठीक है। जो पारस्परिक नंबर होगा वो क्या होगा, किसी भी कंपाउंड में सेम होगा, और एटम्स के टाइप जो हैं, काइंड्स जो हैं, प्रकार जो हैं, वो क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। उनसे कुछ फिक्स टाइप के एटम्स होंगे, उनके अलावा किसी और तरह का एटम्स नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कंपाउंड टू कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग, ठीक है। अब एटम क्या होता है डाल्टन के हिसाब से, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन्स ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक एटम क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट के अंदर जो कि इंडिपेंडेंटली हो सकता है कि हो, यानी फ्रीली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट भी हो, हमारे आसपास प्रेजेंट भी हो, ठीक है, या फिर फ्रीली नहीं भी प्रेजेंट हो, दोनों ही कंडीशन हो सकता है। और सारा का सारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ अपना बरकरार रखता है, रिटेन करके रखता है अपने अंदर। एटम्स बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, स्मॉलर देन एनीथिंग वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ, और इतने होते हैं कि कोई भी ऐसा चीज़ हम लोग उदाहरण नहीं दे सकते जिससे इसको कंपेयर किया जाए। एटम का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो नैनोमीटर्स में मेजर किया जाता है। इसी से आपको पता चल गया होगा कि कितना छोटा होता है एटम, क्योंकि नैनोमीटर बहुत ही छोटा यूनिट है मेजरमेंट का। एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, समझ आया। एक नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/1/9 मीटर। कितना छोटा होता है एक नैनोमीटर, यानी 1 मीटर बराबर होता है 10⁹ न्यूटन मीटर, नैनोमीटर सॉरी। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर, बहुत ही छोटा यूनिट होता है। एटॉमिक रेडियस जो होता है एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का जो एक एटम होता है, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा, लेकिन बेस हम लोग हाइड्रोजन को मानते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए जो एक एटम का एटॉमिक रेडियस होता है बच्चों 10⁻⁻⁻
10 मीटर विच मीन्स 1/1/10 zeros मीटर 0.0000000001 मीटर, यानी इतना छोटा होता है क्या एक एटम का रेडियस। तो यू कैन थिंक कि 1 मीटर का कितनावा भाग 1/1/10 zeros, you can say it in this term. Now the radius of a molecule of water is 10 to the power -9 मीटर। एक मॉलिक्यूल जो होता है वाटर का, उसका जो रेडियस होता है वाटर मॉलिक्यूल का, उसका होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। तो यानी वाटर मॉलिक्यूल भी क्या है, एक एटम के साइज से बड़ा है, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल भी जो है एक एटम के साइज से बड़ा है। एटम एक वाटर मॉलिक्यूल से भी छोटा होता है, पानी के बूंद से भी छोटा होता है। कैन थिंक ऑफ इट। नाउ एटम्स का जो सिम्बॉल्स होता है, सिम्बॉल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स का अलग अलग सिम्बॉल हम लोग लिखते हैं। सिम्बॉल को, जो एलिमेंट का सिम्बॉल होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे हम लोग लेटर्स से। किससे? लेटर्स से। द सिम्बॉल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 लेटर एंड द सिम्बॉल्स ऑफ सम एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 लेटर्स। कुछ एलिमेंट के सिम्बॉल 1 लेटर से और कुछ के 2 लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। द सिम्बॉल हैज़ ओनली 1 लेटर, इट शुड बी रिटन एज द कैपिटल लेटर। अगर एक ही लेटर है सिम्बॉल के रूप में तो उसको कैपिटल लेटर के रूप में हमें लिखना चाहिए। और अगर सिम्बॉल जो है उसमें 2 लेटर्स हैं, यानी पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर, और दूसरा लेटर होना चाहिए बच्चे स्मॉल लेटर, है ना। पहला लेटर हम लोग अगर दोनों के दोनों क्या हैं, अगर सिम्बॉल जो है उसमें केवल एक ही लेटर होगा तो फिर वो कैपिटल में ही होगा। अगर 2 लेटर्स हैं तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल में लिखेंगे। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए सिंबल हम लोग यूज करते हैं कैपिटल ए स्मॉल एल, ठीक है। आर्गन, आर्गन के लिए सिंबल यूज करते हैं कैपिटल ए स्मॉल आर। बेरियम के लिए सिंबल यूज करते हैं कैपिटल बी स्मॉल ए। बोरॉन के लिए ओनली बी। ब्रोमीन के लिए कैपिटल बी स्मॉल आर। कैल्शियम के लिए कैपिटल सी स्मॉल ए। कार्बन के लिए ओनली सी। क्लोरीन के लिए कैपिटल सी स्मॉल एल, ध्यान में रखोगे। नाइट्रोजन के लिए कैपिटल एन। ऑक्सीजन कैपिटल ओ एंड देन कॉपर कैपिटल सी स्मॉल यू। फ्लोरीन कैपिटल एफ। गोल्ड कैपिटल ए स्मॉल यू। हाइड्रोजन कैपिटल एच। आयोडीन कैपिटल आई। आयरन कैपिटल एफ स्मॉल ई। आयरन के लिए एफ ई क्यों बोलते हैं, गोल्ड के लिए ए यू क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीज़न है बच्चे, ठीक है। आयरन को पहले के भाषा में एंशिएंट टाइम्स में आयरन को क्या कहा जाता था, फेरस कहा जाता था। क्या कहा जाता था, फेरस। क्या कहा जाता था बच्चे, फेरस। इसीलिए आयरन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एफ ई, क्योंकि फेरस में पहले एफ आता है फिर ई आता है, तो कैपिटल एफ स्मॉल ई आयरन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से ऑरम कहा जाता था किसको, गोल्ड को, तो इसलिए हम लोग ऑरम में से कैपिटल ए और स्मॉल यू निकाल करके ए यू यूज करते हैं, किसके लिए, गोल्ड के लिए। आयोडीन के लिए कैपिटल आई का यूज करते हैं, ठीक है। लीड के लिए पी बी का यूज करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट एंशिएंट टाइम। मैग्नीशियम कैपिटल एम स्मॉल जी, सेम वे। पोटासियम, कैलियम जिसको कहा जाता था उसके लिए हम लोग के का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एंशिएंट टाइम में, क्योंकि कैलियम कहा जाता था ना। सिलिकॉन कैपिटल एस स्मॉल आई। सिल्वर ए जी, सेम कॉन्सेप्ट एंशिएंट टाइम्स। सिल्वर के लिए हम लोग कैपिटल ए स्मॉल जी का यूज करते हैं। सोडियम के लिए नेट्रियम, नेट्रम कहा जाता था, इसलिए सोडियम के लिए हम लोग यूज करते हैं कैपिटल एन स्मॉल ए एंशिएंट टाइम में। सल्फर के लिए कैपिटल एस। यूरेनियम के लिए केवल कैपिटल यू का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो ये है क्या, नेमिंग। हम लोग अलग अलग एटम्स जो होते हैं एक एलिमेंट के, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट के एटम का नाम हम लोग कैसे देते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। एटॉमिक मास क्या होता है बच्चे, सिंस एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, इट्स मास इज़ वेरी स्मॉल। क्योंकि एटम क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है साइज में, इसलिए इसका मास बहुत ही कम होगा। और डिटर्मिनिंग इट्स मास इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब चूँकि मास बहुत ही कम होता है, इतना कम कि इसके मास को डिटर्मिन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। सो द मास ऑफ एन एटम कंपेयर्ड विद द मास ऑफ ए स्टैंडर्ड एटम। एक स्टैंडर्ड एटम तय करते हैं, उससे कंपेयर करके हम दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स का मास निकालते हैं। तो जो एटम कंसीडर किया जाता है ना स्टैंडर्ड एटम के तौर पर, यानी कंपैरिजन के लिए, वो एटम किसका होता है बच्चे, वो एटम होता है कार्बन का, कार्बन का, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है, 6, एटॉमिक मास 12। तो C12 एटम जो होता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड एटम मानते हैं, किस चीज़ के लिए, एटॉमिक मास मेजर करने के लिए। जिसका एटॉमिक मास क्या होता है बच्चे, कार्बन का, हम लोग अभी देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 12, ठीक है।
तो 12 इसका एटॉमिक मास होता है 12 यूनिट, यानी 12 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, सिंपल। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ द मास ऑफ 1/12 मास ऑफ एन एटम, ठीक है। कार्बन 12 एटम जो होता है ना, कार्बन एटम जो होता है उसके मास का 1/12वां भाग क्या होगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट मेजर करने के लिए हम लोग को कार्बन का एटॉमिक मास को 12 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना होगा, तो हम लोग को आ जाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हो गया एटॉमिक मास का डेफिनेशन। सो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट कंपेयर्ड विथ 1/12 मास ऑफ कार्बन। जो एवरेज मास होता है किसी भी एटम का, उसको अगर हम लोग कंपेयर करें 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन। कार्बन का जो मास होता है कितना होता है, 12 का 1/12 विच मीन्स 12 इंटू 1/12, इट विल गिव यू 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या हो गया, 1/12 द मास ऑफ द 1 कार्बन एटम, ठीक है। नाउ एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट्स का देख लो, याद रखना बहुत ही जरूरी है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक मास 12, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, सोडियम एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23, मैग्नीशियम 12, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 24, एल्यूमिनियम 13, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 27, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास 32, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 35.5, कैल्शियम सिंपल एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40। तो ये हो गया कुछ एलिमेंट्स के एटम के एटॉमिक मासेस जो कि आपको याद रहना चाहिए। नाउ व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो होता है बच्चे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का और कंपाउंड का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, यानी स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करता है और शो करता है सारे के सारे प्रॉपर्टी एक सब्सटेंस के, किसी भी सब्सटेंस के सारे प्रॉपर्टी शो करता है कौन, एक मॉलिक्यूल। ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। हाँ, एटम्स के बारे में हम लोगों ने देखा था क्या, कि वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि इंडिपेंडेंटली और इंटरडिपेंडेंटली, विच मीन्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, लेकिन मॉलिक्यूल 100% इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूल क्या है बच्चे, इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेज। 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स का ग्रुप जो क्या करता है, अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब एक दूसरे के साथ चिपका हुआ रहता है अट्रैक्टिव फोर्स के वजह से। एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एक ही एलिमेंट के एटम्स आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल बना लें, या फिर 2 अलग अलग एलिमेंट के भी एटम्स आपस में मिलकर के क्या बना सकते हैं, मॉलिक्यूल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बच्चे, मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसका एक एटम है हाइड्रोजन, उसी का एक और एटम हाइड्रोजन आ जाए तो दोनों मिल करके क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। ये क्या हो गया, H2 एक मॉलिक्यूल हो गया। एक हाइड्रोजन सिंगल हाइड्रोजन एटम, एक ही एलिमेंट के 2 एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल H2 बना लिए, ठीक है। ऐसे बना सकता है बच्चों, ऐसे ही ऑक्सीजन बना सकता है सेम एलिमेंट के, ऐसे ही नाइट्रोजन बना सकता है, ऐसे ही क्लोरीन बना सकता है, ठीक है, सिंपल सा बात है। हाँ, अब लेकिन अगर हम लोग क्या करें, 2 अलग अलग एलिमेंट के एटम्स को ले लें, चलो 2 एटम लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन का, हाँ, एक एटम लेते हैं ऑक्सीजन एलिमेंट का, तो ये तीनों मिल जाएगा तो बच्चे क्या बना लेगा H2O। ये क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल। क्या हो गया बच्चे, H2O हो गया वाटर मॉलिक्यूल। तो ये एक मॉलिक्यूल बना कैसे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग एलिमेंट के एटम्स के मिलने से। तो मॉलिक्यूल बन सकता है बच्चों कैसे, 2 सेम एलिमेंट के एटम्स के मिलने से, या फिर 2 अलग अलग एलिमेंट्स के एटम के मिलने से बच्चे, ठीक है। नाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट का मतलब क्या होता है, एक ही एलिमेंट के एटम्स से मिलकर के बनने वाला मॉलिक्यूल। जैसे हम लोगों ने देखा क्या, जैसे हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन, देखा 2 हाइड्रोजन मिलकर के, नाइट्रोजन देखा NN मिलकर के, नाइट्रोजन मिलकर के, ठीक है। तो वो हो गया मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। और मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट्स कॉन्टेन ओनली 1 एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट्स कॉन्टेन 2 और मोर एटम्स। कुछ एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें केवल एक ही एटम होते हैं, या फिर कुछ जो मॉलिक्यूल्स होंगे एलिमेंट के उनमें 2 या उससे ज़्यादा भी एटम हो सकते हैं, ठीक है। एटॉमिसिटी किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल में कितना एटम प्रेजेंट है वो इस एलिमेंट का क्या कहलाएगा, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या कहलाएगा,
किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल में कितना एटम प्रेजेंट है। जितना एटम प्रेजेंट होगा उतना ही उसका एटॉमिसिटी हो जाएगा। ठीक है, नाउ एटॉमिसिटी कुछ एलिमेंट्स का देखा जाए। देखो, एक नॉन मेटल लेते हैं, आर्गन। आर्गन कैसे एग्जिस्ट करता है? सिंपल आर्गन एटम। तो कितना एटम है इसमें, इस मॉलिक्यूल में, आर्गन मॉलिक्यूल में कितना एटम है? एक ही। तो ये क्या हो जाएगा? मोनो एटॉमिक, विच मीन्स एटॉमिसिटी इसका क्या हो जाएगा? 1। नॉन मेटल लेते हैं एक हीलियम कैसे एग्जिस्ट करता है? सिंपली He। ठीक है, कैपिटल H स्मॉल ई। बताओ इसमें कितना, इस मॉलिक्यूल में कितना एटम है? सिंगल एटम है। सिंगल एटम हो जाएगा तो एटॉमिसिटी 1 यानी मोनो एटॉमिक। ठीक है, अब ऑक्सीजन बताओ, कहीं पर भी ऑक्सीजन देखते हो तो कैसे एग्जिस्ट? O2। कैसे एग्जिस्ट करता है? O2। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है उसमें कितना एटम है? 2 एटम है। कितना एटम है? 2 एटम है, विच मीन्स इसका एटॉमिसिटी कितना होगा? 2। तो ये हो गया डायटॉमिक। अब देखो हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? H2 के रूप में। ठीक है, यानी इसका एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा? 2 डायटॉमिक। नाइट्रोजन डायटॉमिक, क्लोरीन डायटॉमिक। फॉस्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है बच्चे? फॉस्फोरस 4, इसका एटॉमिसिटी 4 होता है, यानी 4 फॉस्फोरस मिल करके क्या करते हैं? एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, यानी फॉस्फोरस मॉलिक्यूल में 4 एटम, एटॉमिसिटी 4। ठीक है, सिंपल सा बात है। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? पॉलीएटॉमिक बोल सकते हैं, कई सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो। ठीक है, या क्वाड एटॉमिक बोल दो। अब उसके बाद सल्फर में 8 होता है इसका एटॉमिसिटी। सल्फर 8 एटम से मिलकर के सल्फर का एक मॉलिक्यूल बनता है, तो इसलिए पॉली एटॉमिक हो गया। पॉली का मतलब अगर 2, 3, 4 से ज़्यादा जा रहा है तो फिर सबको पॉली एटॉमिक बोल सकते हो, मतलब कई सारे एटम्स उसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, सोडियम मोनोएटॉमिक 1, आयरन मोनोएटॉमिक, एल्यूमिनियम मोनोएटॉमिक। क्यों? एटॉमिसिटी 1 है इसलिए मोनोएटॉमिक। ठीक है, नाउ अब देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब देखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स एटम्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। 2 या उससे ज़्यादा अलग अलग प्रकार के एलिमेंट के मिलने से उनके एटम्स के आपस में मिलने से जो मॉलिक्यूल बनते हैं उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। देखो कुछ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल, जैसे वाटर मॉलिक्यूल, 2 अलग अलग एलिमेंट कौन कौन मिले हैं इसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन मिला, 1 ऑक्सीजन मिला, यानी 3 एटम मिल करके वाटर मॉलिक्यूल बना है, जिसमें से 2 हाइड्रोजन एलिमेंट का है और 1 ऑक्सीजन एलिमेंट का है। अमोनिया देख लो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जिसमें से 1 नाइट्रोजन है और 3 क्या है? हाइड्रोजन है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या हुआ है? अलग अलग एलिमेंट के एटम्स के आपस में मिलने से बना है। तो जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के आपस में मिलने से क्या हो जाए? बन जाए कोई मॉलिक्यूल, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। लेकिन जब सेम एलिमेंट के एटम्स के मिलने से बन जाए कोई मॉलिक्यूल तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। सिंपल। नाउ व्हाट आर आयंस, बॉन्ड्स? कंपाउंड्स containing metal and non-metal elements contain charged particles called ions। वो जितने भी कंपाउंड जिसमें मेटल और नॉन मेटल हैं, मेटल है या फिर नॉन मेटल हैं, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो कि मेटेलिक हैं या नॉन मेटेलिक हैं, उनके ऊपर चार्ज पार्टिकल्स होता है और उन चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग आयंस कहते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सो एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एक आयन होता है कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। अ पॉजिटिवली चार्ज आयन, जो जिस आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको बोलते हैं हम लोग कैटायन या फिर केशन बोल सकते हो आप। ठीक है, और जिस किसी भी आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम लोग बोल देते हैं एनायन, आप इसको एनन बोल सकते हो। तो केशन होता है बच्चों वो कोई भी आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और एनन होता है वो कोई भी आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, सिंपल सा बात दिमाग में रखोगे। वैलेंसी क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी आउटर मोस्ट शेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में, आउटर मोस्ट शेल में अगर किसी भी एलिमेंट का कितना पाया गया, 1 से लेकर के 4 तक पाया गया, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही वैलेंसी हो जाएगा। लेकिन अगर 5, 6, 7, 8 ये पाया गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में, तो बच्चे क्या हो जाएगा? उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? उसका वैलेंसी हो जाएगा 8 माइनस जो भी नंबर है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वैलेंसी आ जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग, वैलेंसी कैन नेवर बी अबव 4, वैलेंसी विल ऑलवेज बी 0, 1, 2, 3, 4, इसी 4, 5 में से, इस 5 में से कोई एक होगा बच्चे। ठीक है, नाउ कुछ कॉमन आयंस और उनका वैलेंसी देखो। सोडियम
सोडियम का आयन होता है, सोडियम क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, दिमाग में रखोगे। मेटल्स जहाँ पर जो भी हैं, ठीक है, वो सिर्फ क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो देखो Na प्लस सोडियम प्लस आयन, ठीक है, तो ये हो गया हम लोग क्या क्या, सोडियम का प्लस आयन, पोटासियम K प्लस आयन, सिल्वर Ag प्लस आयन, कॉपर Cu प्लस आयन, मैग्नीशियम Mg2 प्लस आयन। अब बताओ हम लोगों ने सोडियम Na प्लस लिखा, पोटासियम K प्लस लिखा, सिल्वर Ag प्लस लिखा, कॉपर Cu प्लस लिखा, लेकिन मैग्नीशियम Mg2 प्लस क्यों लिखा? इसके पीछे का कारण ये है बच्चे, क्योंकि सोडियम का वैलेंसी है 1 तो उसके ऊपर केवल 1 K प्लस आएगा, पोटासियम का वैलेंसी है 1 तो उसके ऊपर केवल 1 K प्लस आएगा, सिल्वर का वैलेंसी है 1 तो उसके ऊपर केवल 1 ही प्लस आएगा, कॉपर का वैलेंसी है 1 तो केवल 1 ही प्लस आएगा। मैग्नीशियम का बच्चों इसलिए बोले थे कि पहला लेक्चर देख लो, इससे पहला वाला चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो कॉन्सेप्ट है वो देखना पड़ेगा तुमको, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट और अच्छे से जानने के लिए। तो बताओ मैग्नीशियम का बच्चे बताओ एटॉमिक नंबर है 12, कितना है 12, जिसमें से 2 गया, ठीक है, पहले शेल में K शेल में। L शेल में बताओ कितना गया, L शेल में बच्चे बताओ 8 गया, M शेल में बच्चे बताओ कितना गया, 2 गया, आउटर मोस्ट शेल में कितना, 2 8 10 2 12, तो आउटर मोस्ट शेल में कितना रह गया, 2, आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 रह गया बच्चे, ये क्या 4 से कम है, हाँ बिल्कुल 4 से कम है, ठीक है, 4 से नीचे है, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही वैलेंसी, यानी मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना है 2, वैलेंसी मैग्नीशियम का है 2, इसलिए इसके ऊपर चार्ज में लिखेंगे 2+। कैल्शियम का वैलेंसी है 2, इसलिए इसके ऊपर चार्ज में लिखेंगे Ca2+। जिंक का वैलेंसी है 2, इसलिए इसके ऊपर चार्ज में लिखेंगे Zn2+। आयरन का वैलेंसी है 2, इसलिए इसके ऊपर लिखेंगे चार्ज में Fe2+। कॉपर का वैलेंसी है 2, इसलिए इसके ऊपर चार्ज में लिखेंगे Cu2+, ठीक है। ध्यान रखोगे कॉपर 2 तरह का होता है, कॉपर 1 कॉपर 2, ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू। नाउ अब उसके बाद बच्चे बताओ एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है बच्चों, 3, कितना होता है 3, क्यों, इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 13, कितना होता है 13 में K शेल में गया 2, L शेल में गया 8 और M शेल में बचा 3, आउटर मोस्ट शेल में कितना है 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 जो कि है 4 से छोटा, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा 3, तो आयन का पावर कितना आएगा 3, विच मीन्स जब कभी भी एल्यूमिनियम लिखेंगे तो Al3+ लिखना होगा, ठीक है, सिंपल सा बात। अब उसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 तो H+, हाइड्राइड, हाइड्रोजन का ही हाइड्राइड होता है H-, क्लोरीन का क्लोराइड Cl-, ब्रोमीन का ब्रोमाइड Br-, आयोडीन का आयोडाइड I-, ऑक्साइड O2-, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर अगर ऑक्साइड ले रहे हो तो ऑक्सीजन का वैलेंसी हो गया 2, इसलिए, ठीक है, ध्यान में रखोगे जितने भी मेटल्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव में आ जाएंगे, जैसे सोडियम हो, पोटासियम हो, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब में क्या होता है प्लस चार्ज होता है, ठीक है। मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स के ऊपर प्लस चार्ज डेवलप होता है, केशन डेवलप होता है और नॉन मेटल्स जो है उनके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होता है, निगेटिव चार्ज डेवलप होता है, जैसे हम लोग का हो गया हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोजन, आयोडीन और फिर ऑक्सीजन, ये सब क्या हो गया, इनके जितने भी बनेंगे ये सब क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे, ठीक है। अब अमोनियम NH4-, ठीक है, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-, इसमें देख रहे हो कहाँ से आ रहा है बच्चे, देखो जब कभी भी क्या आ जाए, कंपाउंड आ जाए और उसके ऊपर आयन देना हो, वो क्या हो जाए, चार्ज हो जाए, तो ध्यान दोगे क्या चीज़, देखो लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला क्या है बच्चे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, तो पार क्या हो जाएगा -1, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, पार क्या हो जाएगा माइनस, केवल हम लोग माइनस लिख करके छोड़ देंगे, 1 के लिए ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है, 1 लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता है। हाइड्रोक्साइड बच्चे देख लो, अंत में क्या है हाइड्रोजन, लास्ट में क्या है हाइड्रोजन, वैलेंसी 1, तो पार -1, ठीक है यानी हम लोग सीधा माइनस लिख करके छोड़ देंगे 1 के लिए। ऑक्सीजन लास्ट में बताओ वैलेंसी कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का 2, नाइट्रेट के लिए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2- ऊपर में, ठीक है। अब देख लो फिर से ऑक्सीजन तो 2-, सिंपल, कार्बोनेट है, ऑक्सीजन है लास्ट में तो 2-, ठीक है, ऑक्सीजन है लास्ट में 2-, सिंपल सा बात दिमाग में रखोगे, ओके। चलो केमिकल फार्मूला बच्चे हम लोग लिखते कैसे हैं, केमिकल फार्मूला किसी भी एलिमेंट को मिलाने से जो कंपाउंड बनता है हम लोग उसका केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं तो केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वैलेंसी का, आयंस का, ठीक है। देखो फर्स्ट थिंग, राइट द सिंबल्स और फार्मूला ऑफ द एलिमेंट्स और आयंस सो दैट द सिंबल ऑफ द मेटल और पॉजिटिव आयन इज ऑन द लेफ्ट। बताए थे मेटल जो होता है हमेशा पॉजिटिव आयन होता है, उसको लेफ्ट साइड में लिखो, और सिंबल या फार्मूला जो होगा किस चीज़ का, नॉन मेटल का जो कि नेगेटिव आयन है उसको राइट साइड में लिखो। अब वैलेंसीज लिख दो, उसके ठीक नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो वैलेंसीज का कंबाइनिंग आयंस के साथ,
पॉलीएटॉमिक आयंस शुड बी इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द फॉर्मूला। वो हम लोग बात करेंगे पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होता है, ठीक है। देख लो, पॉलीएटॉमिक आयंस वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट हो, कई सारे एटम प्रेजेंट हो, नॉट जस्ट एक। अब देखो, जैसे हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला लिखेंगे तो बच्चे कैसे लिखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला। देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन करवाना है। हाइड्रोजन क्लोराइड बनवाने के लिए क्या करेंगे, एक तरफ हाइड्रोजन लिख दिए, दूसरी तरफ क्लोरीन लिख लिए, ठीक है। हाइड्रोजन एक तरफ, दूसरी तरफ क्लोरीन, ठीक है। अब हाइड्रोजन का वैलेंसी उसके नीचे लिखेंगे 1 होता है, क्लोरीन का वैलेंसी उसके नीचे लिखेंगे 1 होता है। अब ये जो 1 है उसको Cl की तरफ और 1 को H की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, H को 1 के साथ तो H1 और Cl को 1 के साथ तो Cl1 बचे, ठीक है। बताओ, ये 1 जो है उसको लिखे ना लिखे उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो हम लोग सीधा लिख देंगे क्या, HCl। हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्शन करके HCl बनाता है इसीलिए, ठीक है। अब बताओ, हाइड्रोजन और सल्फर को जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ सल्फर बच्चे, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, सल्फर का वैलेंसी 2, क्रॉस करवा देंगे बच्चे। क्रॉस करवा देंगे तो देख लो, हाइड्रोजन के साथ गया 2 और सल्फर के साथ गया 1, तो 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये हो जाएगा H2S। क्या हो जाएगा बच्चे, फॉर्मूला H2S। अब समझ में आया वैलेंसी का क्या रोल होता है, ठीक है। अब देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड लिखना है, फॉर्मूला उसका मैग्नीशियम लिखे, क्लोरीन लिखे, मैग्नीशियम का वैलेंसी उसके नीचे 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, क्रॉस कर देंगे बच्चों, मैग्नीशियम इंटू 1, तो मैग्नीशियम 1 लिखने ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं, Cl 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा Cl2। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, सारे फार्मूलाज लिख सकते हो। CCl कार्बन क्लोरीन, ठीक है। कार्बन और क्लोरीन को रिएक्ट करवा देंगे तो कार्बन क्लोरीन, क्लोरीन का वैलेंसी 1, कार्बन का 4, क्रॉस करवा देंगे तो CCl4 हो जाएगा। सिंपल, ये केमिकल फार्मूला लिखने के लिए क्रॉस रूल होता है। अब देख लो, कैल्शियम ऑक्साइड का बच्चों, कैल्शियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, Ca2O2, दोनों जगह 2 है, ख़त्म, विच मीन CaO, सिंपल। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड का लिखेंगे, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, क्रॉस कर देंगे, Al इंटू 2 तो Al2O3, Al2O3। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम और नाइट्रेट का रिएक्शन करवाना है, तो नाइट्रेट क्या है बच्चे, NO3, नाइट्रेट होता है NO3, तो ये क्या हो गया, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। ऐसा मॉलिक्यूल हो गया जिसमें कई सारे एटम्स हैं, ठीक है। देख रहे हो, 3 तो ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, Na इंटू 1, सोडियम का वैलेंसी 1 और इसमें बता दो, ठीक है, NO3 वैलेंसी क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो जब हम लोग इसको रिएक्ट करवा देंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, मतलब क्रॉस करवा देंगे आपस में, तो Na इंटू 1, Na NO3 इंटू 1, Na NO3, ठीक है। सिंपल टू अंडरस्टैंड नाउ। अब उसके बाद CaOH, ठीक है। अब बता दो, कैल्शियम का वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन OH में लास्ट में H है, H का हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना हो गया 1, तो क्रॉस हो जाएगा Ca इंटू 1 और OH इंटू 2, तो CaOH2। यहाँ पर पॉलीएटॉमिक था OH, तो इसीलिए हम लोग ब्रैकेट लेंगे क्योंकि OH पूरे के साथ क्या हो रहा है, ये 2 आ रहा है ना, केवल O या केवल H के साथ नहीं ना आ रहा है, तो इसलिए पूरे के साथ लेने के लिए ब्रैकेट लेना होगा हम लोग को, सिंपल। अब ये हो गया तुम्हारा सारा का सारा चैप्टर, ओके। सो विद दिस नोट, बट बिफोर दैट 2 और रह गया, देखो, सोडियम और कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को रिएक्शन करवा देंगे, सोडियम का वैलेंसी देख लो बच्चे 1, कार्बोनेट ऑक्सीजन लास्ट में है तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन लास्ट में है ना तो वैलेंसी 2 हो जाएगा, क्रॉस करवा देंगे, Na2CO3, Na2CO3 हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का। हाँ, यहाँ पर भी मिस्टेक हुआ, देखो यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन लास्ट में क्या है, NO3 में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2 बच्चे, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे और क्रॉस कर देंगे इसको, तो Na2NO3, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट फार्मूला, राइट फार्मूला, ओके। अब देखो, अमोनियम का अमोनियम सल्फेट का हम लोग कैसे करेंगे, NH4, ठीक है, देख रहे हो, NH4 को रिएक्ट करवाएंगे SO4 के साथ। बताओ, NH4 अंत में क्या है बच्चे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, अंत में क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो 2 उधर जा करके क्रॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा NH4 और साथ में 2, क्योंकि होल के साथ ले रहे हैं ना, और साथ में SO4, सिंपल, क्लियर। नाउ इसके बाद बच्चे देख लो, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस होता है सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस में जितना भी एटम्स हैं उन सब का जो
एटॉमिक मास है उनको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास जैसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग एटॉमिक मास यूनिट में, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा H2O का, कैसे निकालेंगे, तो देखो इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है बच्चे कितना, 1 यूनिट, तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, 2 यूनिट। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 यूनिट, 16 एटॉमिक मास यूनिट, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो जाएगा, यहाँ पर ये 16 लिखोगे, 16 यूनिट्स, ठीक है। तो 16 + 2 क्या हो जाएगा बच्चे, 18 एटॉमिक मास यूनिट। नाइट्रिक एसिड का निकालोगे HNO3 का, ठीक है। तो एटॉमिक मास देख लो, इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का निकालना होगा। हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 एटॉमिक मास यूनिट, एक ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास यूनिट, ऐसे ऐसे 3 है तो 16 × 3 सबको जोड़ देंगे 63 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, फिर फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो इस चैप्टर के मोल कॉन्सेप्ट पर एक स्पेशल वीडियो आपके लिए आएगा जिस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने होंगे। सो विल डिस्कस द मोल कॉन्सेप्ट इन अ सेपरेट वीडियो। सो विद दैट नोट, major part of the chapter is over. Till then, goodbye, take care, love you all and take care of your parents.